हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर 4 मैथ का लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग अपने न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नेम है हमारा पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। संक्रियाओं के प्रगुण ये हमारा चैप्टर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि कौन कौन से प्रगुण होते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो पहले हम लोग योग के प्रगुण पढ़ेंगे कि हमारे योग के प्रगुण कौन कौन से होते हैं। योग के प्रगुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा है योग के प्रगुण में फर्स्ट पॉइंट है हमारा योग का संवरक नियम। योग का संवरक नियम। तो इसमें हमको ये बताना है कि योग का हमारा जो संवरक नियम होता है वो हमारा क्या होता है। तो देखिए, हम आपको आसान शब्दों में बताएंगे। a + b = c। मान ली कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल जो होगा ना, वो सदैव एक पूर्ण संख्या आएगा। जैसे हमने बोले यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है, तो हमारा कितना आ जाएगा, c 8। तो योग का संवरक नियम यह कहता है कि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल, मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, उनका अगर हम लोग योगफल करते हैं तो सदैव एक पूर्ण संख्या ही आएगी। उसे हम लोग बोलते हैं योग का संवरक नियम। आप यह समझ गए होंगे कि योग का संवरक नियम क्या होता है। अब दूसरे नियम पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नियम है हमारा क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय। अभी तो सब हम लोग योग में ही पढ़ रहे हैं। विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम हमारा क्या होता है, इसको हमको जानना है। तो देखिए, a + b = b + a। तो देखिए, हम आसान शब्दों में आपको समझा रहे हैं कि योग का जो क्रम विनिमय नियम होता है वो हमसे यह कहता है कि पूर्ण संख्याओं का योग में यदि हम लोग क्रम बदल लें, जैसे a को b के स्थान पर हमने ये किया है और b को 1 के स्थान पर किया है, तो जो भी योगफल आता है उस पर हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे हम लोग a + b कर लें या b + a कर लें, लेकिन जो भी योगफल आएगा वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग 4a की वैल्यू ले ली और b की वैल्यू अगर 3 ले लें, तो 4 3 होता है 7, और 3 और +4 ले लें तो भी होगा हमारा 7, और तो भी होगा हमारा 7। तो यह होता है हमारा क्रम विनिमय योग का नियम कि पूर्ण संख्याओं का योग जो होगा ना, उनके अगर हम लोग क्रम को बदल भी दें, बदलने पर योगफल जो आएगा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दो नियम तो आप समझ गए होंगे। तीसरा नियम हमें योग का तत्समक नियम। कि तत्समक नियम क्या होता है। तो इसका नियम ये है, देखिए,
कि यदि कोई भी पूर्ण संख्या में हम शून्य को जोड़ दें तो पूर्ण संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। योग का तत्समक नियम यह कहता है कि कोई भी हम लोग एक पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ दें तो वही संख्या आती है, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने लिया 7 + 0, तो इसको हमने ऐड किया तो हमारी 7 ही आ गई। तो इसे बोलते हैं हम लोग योग का तत्समक नियम। 4 नियम होते हैं जिसमें 3 नियम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। योग का समवरक नियम, योग का क्रम विनिमय नियम और योग का तत्समक नियम। और चौथा नियम है हमारा योग का सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम में होता है कि यदि 3 संख्याओं के योग में हम लोग पहले 2 संख्याओं के योगफल में कोई तीसरी संख्या जोड़ें तो यह योगफल तीनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि यदि 3 संख्याओं के योग में, मान लीजिए मैं कोई संख्या ले ली a + b + c, 3 संख्याओं के योग में पहले 2 संख्याओं के योगफल, मतलब पहले 2 संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ दें, मतलब कि कोई तीसरी संख्या जोड़ दें जी, तो योगफल जो होगा तीनों संख्याओं के योगफल के बराबर ही आएगा। तो योग का सहचर्य नियम यह कहता है कि यदि कोई 3 पूर्ण संख्याएं हम लोग लेते हैं तो 2 संख्याओं के योगफल में कोई तीसरी संख्या को जोड़ दें तो संख्याओं में कोई भी, उसके योगफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे a की वैल्यू ले ली 3 और b की ले ली 5 और c की ले ली 6, तो देखिए a की जगह 3 रख दिया, b की जगह 5 और प्लस कर दिया 6, ऐड किया 5 3 8 6 14, यहाँ पे 5 3 8 और 6 14, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये थे हमारे जोड़ के नियम। अब आपने जोड़ के नियम पढ़ ही लिए हैं तो अब आप घटाने के नियम भी पढ़ लीजिए। नियम यही है, बस आपको हम जल्दी जल्दी अब डिस्कस कर देते हैं। एक बात समझ, अब घटाने के प्रगुण क्या होते हैं, तो पहला हमने वहां पर पढ़ा था योग का समवरक नियम, तो घटाने में भी पहले पढ़ेंगे घटाने का समवरक नियम। घटाने का समवरक नियम, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पर भी यह, लेकिन यहां पे घटाने में हमको नियम क्या है कि 2 पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। सदैव नहीं हो सकती है लेकिन सदैव नहीं हो सकती है। कहने का मतलब a + b, सॉरी a + b नहीं, हमने लिया a - b जैसे, तो डज नॉट बराबर होगी b - a की, ये याद रखिएगा। तो इस प्रगुण के अनुसार क्या होता है कि 2 जो पूर्ण संख्याओं घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए a हमने ले लिया यहाँ पे 7 और b ले लिया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे b था 2 तो 2 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 7, तो यहाँ आ जाएगा -5। तो ये देखिए दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। तो घटाने का समवरक नियम आपने समझा कि यदि 2 संख्याओं को हम लोग घटाएंगे तो सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। पहला नियम तो हो गया। दूसरा नियम घटाने का कौन सा था हमारा, क्रम विनिमय। घटाने का क्रम विनिमय नियम। तो घटाने के क्रम विनिमय में क्या होता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि घटाने में
क्रम विनिमय का नियम लागू ही नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये नियम लागू ही नहीं होता है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 4 - 5, तो आ गया मेरा आंसर -1। अगर हम यही ले लेते 5 - 4, तो आ जाता हमारा 1। तो ये दोनों आपस में बराबर तो हैं नहीं, तो क्रम विनिमय का नियम तो लागू ही नहीं होगा हमारा दोनों में। तो घटाने में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम, तत्समक नियम घटाने का। तत्समक नियम, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि घटाने, अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं से घटाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारा जीरो ही आंसर आए। कोई भी संख्या में यदि हम लोग जीरो को घटाते हैं तो जरूरी ही नहीं है कि हमारा आंसर ही एक जीरो आए। तो घटाने की संक्रिया से पूर्ण संख्याओं के लिए जीरो तत्समक अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग करते हैं 7 - 0, तो 7, और 0 - 7, तो -7। इसलिए घटाने में हम लोग का तत्समक नियम भी लागू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये कोई घटाने में नियम कोई लागू नहीं होते हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। सहचार प्रगुण आपको देख लेते हैं घटाने का। सहचार, कोई हमने संख्या ली 6 - 3 और -2, तो ये मेरा क्या 6 में 3 गया, तो 3 - 2, तो उत्तर कितना आया? 1 आया। अगर हम लोग यही करते 6 माइनस अंदर कर देते 3 - 2, तो 6 - 3 में 2 गया 1, तो उत्तर कितना आया? 5। इसलिए घटाने में हम लोग का सहचार नियम भी लागू नहीं होता है। ये सब योग में लागू होते हैं, घटाने में लागू नहीं होते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया है। अब हमारा नंबर आता है गुणा के नियम पे, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा। गुणे में पहले ही आएगा हमारा गुणन का संवरक नियम। नियम वही है, आपको याद करना है, संवरक। अब देखिए, घटाने में ये नियम लागू नहीं हो रहा था, जोड़ में लागू हो रहा था, और गुणे में भी ये नियम लागू करेगा कि 2 8 जा 60 होता है। मान लीजिए a × b का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या ही होगा। समझ गए? अब जल्दी जल्दी हम लोग सीखते हैं। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय भी लागू होगा हमारा। गुणे में सारे नियम लागू होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग चाहे a × b कर लें और चाहे b × a, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव बराबर ही आएगा। 3 × 7 कर लें या 7 × 3, आंसर हमारा सेम आएगा, उसके आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए गुणा में क्रम विनिमय नियम भी हमारा लागू होता है। थर्ड नंबर हमारा था शून्य का नियम। शून्य का नियम इसमें अच्छा नियम है। शून्य का नियम, तो शून्य का नियम में क्या है कि कोई भी संख्या का अगर हम लोग शून्य से गुणा कर देंगे तो उत्तर हमेशा एक आएगा, उत्तर हमेशा एक ही आएगा सभी का, और वो आएगा हमारा शून्य। तो कहने का मतलब है किसी भी संख्या का हम लोग गुणा करेंगे शून्य से तो आंसर हमारा आएगा शून्य।
चाहे 7 गुणे 0 कर दो तब भी आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, या हम लोग इसी में कर दें 0 इंटू 7 तो भी हमारा आएगा 0 ही। ठीक है, तो ये हमारा शून्य का गुणन नियम। अब इसी में एक नियम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है हमारा, जिसे बोलते हैं गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक, इसमें यह होता है अगर किसी भी संख्या का हम लोग गुणा 1 से कराएं तो वही संख्या हमारी प्राप्त होती है। चाहे 3 गुणे 1 कर दें तो भी हमारी 3 ही प्राप्त होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। पांचवा नियम हमारा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है, कोई भी 3 संख्याओं का गुणनफल, जैसे हमने लिया a इंटू बी इंटू सी, पहली 2 संख्याओं के गुणनफल और तीसरी संख्या का गुणनफल के योग के बराबर होता है। चाहे हम लोग कर ले 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे कर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यहाँ आया। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये नियम हो गया हमारा। तो ये हमने नियम पढ़ लिए हैं। अब हमारा एक नियम इसमें और बनता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। ये छोटी छोटी नियम पढ़ने से हम लोग गलतियां कम होने लगती हैं। और हम लोग छठा नियम इसमें पढ़ेंगे, वितरण का नियम, योग वितरण का नियम। योग वितरण का नियम, वो भी किसमें, गुणन में, गुणा में। ठीक है, देखिए कहने का मतलब अगर हमने 4 लिया और यहाँ पे 2 + 5 कर दिया तो मेरा कितना आया, 5 2 7 चौको 28। और यहाँ ही हमने ऐसे कर दिया 4 गुणे 2 + 4 गुणे 5, 4 दूनी 8 और +4 पंचे 20, तो भी मेरा आएगा 28। ये समझ गए आप नियम। और घटाने में भी यही नियम लागू होता है, हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे हमने ले लिया 3 6 - 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और आ गया यहाँ पे -2, तो आंसर आ गया मेरा -6। अब अगर हम लोग कर दें कि 3 इंटू 8 - 6, इसको नहीं, ठीक है, इतना तो आपने कर लिया, -6 आया। और या तो हम इसी को ऐसे कर लें 3 इंटू 6 -3 इंटू 8, 18 और 3 8 24, तो भी कितना आया आंसर मेरा -6। इसीलिए बोलते हैं गुणन घटाने का वितरण नियम भी सेम है, इसमें आता है। अब हमारा लास्ट नियम है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं के भाग के प्रगुण। जल्दी जल्दी इनको भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो पहला नियम हमारा कहता है संवरक प्रगुण। देखिए घटाने में लागू नहीं हो रहा था तो इसमें भी नहीं लागू होगा, कि यदि कोई 2 संख्या से हम लोग भाग देते हैं, कोई 2 संख्या का एक दूसरे में भाग देते हैं, तो सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी हमारी। ठीक है, इसमें देंगे 6 6 जा 6 7 6 8 जा 48 और 2 0 6 3 जा 18। देखिए कि कोई भी 2 संख्या को अगर हम लोग भाग देते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या आती ही नहीं है अगर 2 संख्या को भाग देंगे। सेम संख्या होंगी तो आ सकता है नियम। दूसरा नियम हमारा शून्य का नियम। शून्य का नियम कि यदि हम लोग किसी संख्या को शून्य से भाग दे रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अनंत। अगर नीचे 0 है तो हमारा उत्तर अनंत आएगा। इसी में थर्ड नियम कहता है अगर हमारा ऊपर 0 नीचे कोई संख्या है तो आंसर हमारा हमेशा 0 आएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चौथा नियम कि यदि किसी संख्या में हम लोग, आपको हम ये जल्दी जल्दी अब बता दे रहे हैं कि यदि किसी संख्या में हम लोग 1 का भाग दें तो हमको वही संख्या प्राप्त होगी। ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम लोग 8 का भाग देंगे 1 में तो 8 प्राप्त हो जाएगा। 100 का भाग देंगे 1 में तो 100 प्राप्त होगा। लेकिन अगर 0 का भाग देंगे 1 में तो क्या प्राप्त होगा हमारा? 0। समझ गए? तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस एक नियम और है हमारा कि अगर हम लोग किसी संख्या का भाग उसी संख्या से देते हैं, उसी संख्या से दे रहे हैं, तो हमेशा उत्तर 1 आएगा। जैसे 101 का भाग हमने दिया किससे? 101 से, तो हमेशा उत्तर 1 आएगा। 85 का भाग हमने दिया किसमें? 85 में, तो उत्तर हमारा कितना आएगा? 1। तो ये तो आपने सारे नियम पढ़ लिए। जोड़ के 4 नियम, गुणा के जोड़ और गुणा में ज़्यादातर नियम फॉलो होते हैं, घटाने में नियम फॉलो नहीं होते हैं, भाग में कुछ कुछ भी नियम फॉलो होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनती है, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी आपको ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो वो हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं, है तो इसी से रिलेटेड। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्वेश्चन बनेगा हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वो हम आपको पहले की वीडियो में करा सके हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? 0। सबसे छोटी पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी तो 1 हो जाएगी हमारी। अब सवाल देखिए, हमारा पेपर में आया हुआ सवाल है, अगर ये मेरा 83 लिखा है, 83 के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए और मूल संख्या से घटाने पर उत्तर क्या आएगा? और मूल संख्या से घटाने पर उत्तर आएगा। बताइए अब आप लोग, सवाल नोट कर लिया, फिर हम इसका कराते हैं। 83 के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब कि और मूल संख्या हमारी 83 ही है ना, उससे घटाने पर उत्तर मेरा क्या आएगा? तो हम आंसर बताते हैं आपको इसका। ये पहली बात तो क्वेश्चन है हमारा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए मूल संख्या हमारी कौन सी थी? यहाँ पर मूल संख्या थी हमारी 83 थी हमारी। इसके अंकों को बदल देंगे तो ये क्या बन जाएगी मेरी? 38 बन गई। अब मूल संख्या से घटाना है तो हम लोग 83 से 38 को घटा दीजिए आप। 13 में 8 गया 5 और 7 में 3 गया 4, तो आंसर हमारा आएगा 45। ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे इस चैप्टर से भी। अब जैसे हमसे कोई क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए आप, शून्य का गुणन प्रगुण है, शून्य का गुणन प्रगुण है। ऑप्शन आपका दे दिया, मान लीजिए हमने
1 0 अनंत ऑल सभी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सोचते हैं जिसमें आल दिया तो आल लगा दो, ऐसा नहीं होता है। हमने आपको पढ़ा है शून्य का गुणन प्रगुण, अगर शून्य का आप शून्य से गुणा करेंगे तो उत्तर तो शून्य आएगा। समझे? शून्य आएगा उत्तर हमारा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोल दिया गया कि 0 डिवाइड बाई 11 का हल क्या होगा, बताइए। हमने आपको सिखाया ऑप्शन दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर संख्या हमारी ऊपर है तो आंसर आप ऊपर लिख दो 0, और अगर संख्या आपके नीचे है तो आप लिख दो अनंत, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि इनमें से आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे आपको दे दिया 3 B 7 D 100 D दे दिया ऑल, कि इनमें से हमारी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। तो आपको मालूम पूर्ण संख्या होती क्या है, 0 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक जाती हैं, तो ये भी है ये भी है ये भी है, तो इसमें ऑल मार देंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बताते हैं, जैसे एक बताया क्वेश्चन दिया हमने कि योग का तत्समक अवयव क्या है। अब देखो तत्समक की बात आगे तो हमने आपको पढ़ाया है 0 होता है, लेकिन ऑप्शन में यहां दे दिया गया 1 2 -1 0, तो योग का जहां भी तत्समक आएगा हमको लगाना है 0। अब कभी कभी ये भी पूछ सकता है हमसे कि ये बताइए ये कौन सा नियम का पालन करता है। अब आप बताइए, तो ये नियम पालन करता हमारा क्रम विनिमय, चाहे 3+5 को कर दें तब भी मेरा नियम क्या पालन करता है, ये क्रम विनिमय का नियम पालन करता है। छोटे छोटे सवाल बनते हैं इनसे, और भी देख लीजिए कौन सा सवाल बनता है। ऐसे बन जाते कभी कभी 5 × 10+3 डीएलएड है, डीएलएड के ही अकॉर्डिंग सवाल बनते हैं, कोई टफ बनते नहीं सवाल। हम लोग बता देते हैं कि मैथ में इतने बच्चों की बैक आई है तो मैथ बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ है। भैया मैथ आप थोड़े दिन पढ़ के देखिए तो मैथ आपको टफ नहीं लगेगी, बिल्कुल सिंपल मैथ है 6, 7, 8 के क्लास की। 5 × और 10+3 13, और 13 5 जा 65, यही सवाल आते हैं, इससे टफ सवाल नहीं आते हैं। एक लास्ट सवाल हम लोग और देख लेते हैं कि 7 - 3 - 2 दे दिया गया है, 3 में 2 गया 1 और 7 माइनस, तो कितना आया आंसर हमारा 6। तो ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 में पूरा चैप्टर पढ़ लिया पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम पर हमारे चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट और सभी विषय के आपको वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।